इस बुक में आपको देखने को मिलेगा कि हर एक मॉडल आंसर को हाथ से लिखने की कोशिश की गई है और उसके साथ साथ एग्जैक्ट ये ध्यान रखा गया है कि उसी वर्ड लिमिट में आपको आंसर मिले जिस वर्ड में लिमिट में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे। इन 6 पॉइंट पे स्पेशली फोकस किया गया है। अगर हमें एक अच्छा आंसर लिखना है तो सबसे पहले जो हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें क्वेश्चन की डिमांड समझनी है और क्वेश्चन में पूछा क्या गया और इसके लिए जरूरी है कि हम क्वेश्चन को तोड़ना सीखें। हाय एवरीवन, जीएस पीवाईक्यू हैंडरिटन नोट्स पे हम बात कर रहे थे। इससे रिलेटेड GS1, GS2 और GS4 की 4 बुकलेट बहुत जल्दी आप सबको अवेलेबल होने वाली है। जैसे ही 2025 का मेंस हो जाए उसके बाद अपडेटेड आपको 2017 से 2025 तक के कंप्लीट GS1, GS2, GS4 से रिलेटेड मॉडल आंसर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इससे पहले हमने हिस्ट्री और इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड जो मॉडल आंसर है वो डिस्कस किए थे। इस सेशन में हम ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे और साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे अप्रोच हमें डेवलप करनी है, स्पेशली जब हम ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन लिख रहे हो और किस अप्रोच का उपयोग किया गया है इस बुक में, स्पेशली जब मॉडल आंसर लिखे गए हैं। जनरली हमारे सामने एक बड़ी चैलेंज ये आता है कि जो मॉडल आंसर है वो काफी बल्कि होते हैं या फिर हम देख सकते हैं कि वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल लैंग्वेज में होते हैं। इसलिए हमारे सामने थोड़ा चैलेंज आता है कि हम या तो खुद से मॉडल आंसर लिखें जो कि काफी टाइम टेकिंग है, तो उसी का सॉल्यूशन इस बुक में आपको देखने को मिलेगा कि हर एक मॉडल आंसर को हाथ से लिखने की कोशिश की गई है और उसके साथ साथ एग्जैक्ट ये ध्यान रखा गया है कि उसी वर्ड लिमिट में आपको आंसर मिले जिस वर्ड में लिमिट में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। और इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब इस बुक में जितने भी मॉडल आंसर लिखे गए थे या लिखे जा रहे हैं अब आगे भी, तो इन 6 पॉइंट पे स्पेशली फोकस किया गया है। तो इससे पहले वाले जो वीडियो है आप उस पर जाके देख सकते हो कि इन 6 पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो 6 पॉइंट स्ट्रेटेजी है इस पे अच्छे से बात की गई है। अब हम बिना कोई टाइम खराब किए सीधा अगर हम आए कि कैसे हमें ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका जब हम आंसर लिखें तो हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन के जो आंसर लिखे गए हैं इस बुक में। अब अगर हम इस क्वेश्चन की एक बात करें, हमारे सामने क्वेश्चन है कि समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्या है। हम सेशन की जो इससे पहले सेशन हुए हैं उसमें भी हमने फोकस किया था कि अगर हमें एक अच्छा आंसर लिखना है तो सबसे पहले जो हमारी जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि हमें क्वेश्चन की डिमांड समझनी है। और क्वेश्चन की अगर हमें डिमांड समझनी है तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया और इसके लिए जरूरी है कि हम क्वेश्चन को तोड़ना सीखें। तो इस पे अगर मैं बात करूं तो अगर जैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है तो उसकी अलग अलग डिमांड समझ ले। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसका फर्स्ट पार्ट ये है कि समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्या है, यानी कि पहला यूपीएससी ने एग्जैक्ट सीधा डायरेक्ट पूछा है। अगर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर कोई चीज हमें डायरेक्ट पूछी जा रही है तो उसका आंसर भी हमें डायरेक्ट देना है। और दूसरा पार्ट यह है कि यह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण को कैसे प्रभावित करता है। यानी इस क्वेश्चन के जैसे 150 वर्ड का ये क्वेश्चन है और इसमें 2 पार्ट है। यानी जब भी आप इसका आंसर लिखोगे या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर लिखते हो तो फिक्स आपके दिमाग में ये फिक्स हो जाना चाहिए पहले से कि ये 2 पार्ट में पूछा गया क्वेश्चन है और इसके आंसर भी आपको 2 पार्ट में देना है और प्रॉपर दोनों को अच्छे से वेटेज देना है। और जब आप इंट्रो की शुरुआत कर रहे हो तो इससे पहले हमने जाना कि किस प्रकार, क्योंकि सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है, इवन जब मैं भी आंसर लिखता था या आंसर राइटिंग करता था मेरे सामने भी शुरुआत में चैलेंज ये आता है कि शुरुआत कैसे करें। तो इससे पहले वाले सेशन में हमने 3-4 अलग अलग टाइप की शुरुआत के बारे में जाना है। इसमें भी कुछ स्पेशली जब हम ज्योग्राफी के आंसर लिख रहे हो तो किस टाइप से शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर जैसे इस क्वेश्चन की शुरुआत की मैं बात करूं आंसर की, तो इसमें अगर देखिए इंट्रो के बारे में कि समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि का आशय, यानी जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्या है, उसी को मैंने बहुत ही कंसाइज रूप से एक्सप्लेन कर दिया कि समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि का आशय महासागरों की ऊपरी सतह। स्पेशली जब आप फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन लिख रहे हो तो आप ऐसी हवाबाजी नहीं कर सकते। आपको कुछ अच्छे फैक्ट और ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी का आपको अच्छे से पता होना चाहिए और एग्जैक्ट आपको लिखना है कि आसिया महासागरों की सतह के ऊपर कितना 26 या 27 डिग्री सेंटीग्रेड के औसत तापमान में वृद्धि से है। यानी एग्जैक्ट डेटा जो कि इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी के लिए यूज किया जाता है जो जलवायु परिवर्तन से प्रेरित होता है। इस तरह आपको शुरुआत करनी है विदाउट आपको किसी प्रकार की हवाबाजी नहीं करनी, न कि बहुत ज्यादा लैंग्वेज या फिर ऐसा नहीं कि मैं इसकी 50 से 60 वर्ड में भूमिका बन, बिल्कुल कंसाइज रूप में। जैसे यूपीएससी ने पूछा कि समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्या है तो मैंने एक डेटा के साथ एग्जैक्ट ये बता दिया कि समुद्री सतह के तापमान की वृद्धि का आशय ये है। और
उसके बाद में जो कि हमारी मेन, हम हर प्रकार के क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे, ध्यान रखना है कि जब भी हम क्वेश्चन लिखें तो थोड़ा सा ये कोशिश करनी कि जो हमारी हेडिंग है वो प्रॉपर दिखे, इसके लिए हमें गैप पे अच्छे से फोकस करना है। और हेडिंग भी हम बनाएंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हेडिंग बनाएंगे, ऐसा नहीं कि हमने कुछ अलग से अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी हेडिंग में डाल दिया। हेडिंग बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जामिनर आपकी हेडिंग को जरूर पढ़ेगा और हेडिंग के अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है और हेडिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बनाना। जैसे इस क्वेश्चन की हेडिंग क्या है कि समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि के कारण क्या है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ओपन एंडेड यूपीएससी ने पूछा कि समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्या है, तो क्या है तो उसकी पहले आप उसके कारण लिखोगे, फिर उसकी हो सकता है विशेषता। तो आपको इस तरह इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा खुद से भी इसकी डायमेंशन खोलने हैं। तो समुद्री सतह तापमान वृद्धि के कारण अगर मैं देखूं कि वैश्विक तापमान वृद्धि एक प्रमुख कारण है, और जो जैसे कुछ जो स्पेसिफिक कीवर्ड है जैसे जीएचजी है या डब्ल्यूएचओ हो गया या आईपीसीसी हो गया, ये इस प्रकार के वर्ड है जिनको आपको इनका एक्सप्लेन करने, जैसे जीएचजी ग्रीन हाउस गैसेस लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं सीधा जीएचजी लिख सकता हूँ, ये चलेगा, कंप्लीटली फाइन है। जैसे आईपीसीसी तो आप इस तरह यूज कर सकते हो। इससे आपका क्या है कि अगर यही मैं ग्रीन हाउस गैसेस लिखता तो यहाँ मेरे ये इतनी जगह घेर लेता, वहीं अगर मैं जीएचजी लिख के कुछ, यही तो एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है कि आप एक छोटे छोटे वर्ड बचाकर और स्मार्टली आंसर राइटिंग कर सकते हो। तो समुद्र सतह के तापमान में वृद्धि के कारण अब आपको कोशिश ये करनी है कि डायमेंशन ज्यादा से ज्यादा खोलने। तो इस क्वेश्चन के आंसर में क्या क्या है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि, CO2 अवशोषण, एल्बिडो प्रभाव और परिवर्तित महासागरीय परिसंचरण। अब जो आपको इसके साथ साथ ये ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट है। ज्योग्राफी के और स्पेशली फिजिकल ज्योग्राफी का जब आप आंसर लिख रहे हो तो आपको अच्छे एग्जाम्पल का यूज करना ही है, और उसके साथ साथ कुछ रेखा चित्र या डायग्राम का भी आपको उपयोग करना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स ज्योग्राफी में मिलेंगे। मैं समझता हूं कि हम क्या है कि GS1 में अगर स्पेशली हिंदी मीडियम में देखें तो बहुत कम मार्क्स आते हैं। इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि हम उसकी मेन डिमांड को नहीं समझ पा रहे हैं, डिमांड को हमें रेखांकित करना है। वहीं अगर मैं देखूं GS2 और GS4 ऐसे पेपर है जो हिंदी मीडियम में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो उसकी एक ठीक ठाक समझ डेवलप हो गई है, लेकिन GS1 और GS3 अभी भी चैलेंजिंग बने हुए हैं। तो उस चैलेंज से कैसे क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं उसी की हम बात कर रहे हैं, और उसी के लिए ये मॉडल आंसर है। और अब आपको जब आप पॉइंट दो, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जर्नलिस्टिक पॉइंट नहीं दोगे, पॉइंट 1 कि आप जर्नलिस्टिक पॉइंट नहीं दोगे, और दूसरा कि जब आप एग्जाम्पल जरूर लिखोगे, और तीसरा कि जब आप स्पेशली फिजिकल ज्योग्राफी की जब बात करोगे तो टर्मिनोलॉजी का जरूर यूज करोगे। जो आपको स्पेशली जो 11th क्लास की भौतिक भूगोल बुक में जो टर्मिनोलॉजी है उस टर्मिनोलॉजी का उपयोग करोगे, और उसके साथ कुछ रेखा चित्र डायग्राम ये भी आप बनाने की कोशिश करोगे, क्योंकि ज्योग्राफी हम देखते हैं कि विजुअलाइजेशन फॉर्म में ज्यादा है, तो वो भी आपको उपयोग करना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में अगर मैं देखूं तो हर एक कंसेप्ट के साथ एग्जांपल, और वो भी हमने जो ऑफिशियल जैसे आईपीसीसी का यहाँ पे फैक्ट यूज किया, यहाँ पे हमने 30% अवशोषण की बात की, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में जलवायु संवेदनशील क्षेत्र की बात की, यहाँ पे एग्जाम्पल हमने अमोक की बात कर दी। तो इस तरह की ये जो टर्मिनोलॉजी है जैसे एल्बिडो इफेक्ट हो गया, इस प्रकार की अगर मैं टर्मिनोलॉजी का यूज करता हूं तो निश्चित तौर पर मुझे मार्क्स अच्छे मिलेंगे ही। इसी तरह आपको इस एक खास बात का भी ध्यान रखना है कि जो पूछा गया है उसके ऊपर अच्छे से फोकस करना है। जैसे इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में ये पूछा गया था कि समुद्री सतह तापमान में वृद्धि क्या है, और अगले पार्ट में ये पूछा गया है कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि का प्रभाव क्या है। क्योंकि यूपीएससी ने अलग से अच्छे से इस क्वेश्चन में पूछा गया, तो हमें भी अलग से इसकी अच्छे से हेडिंग बनाकर इस पर फोकस करना है। तो अब क्या क्या टाइम, एक बार आपको हेडिंग समझ में आ गई है ना, और क्वेश्चन की डिमांड समझ में आ गई है, फिर आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा कि उसके लिए आप डायमेंशन, अगर आप थोड़ी भी 2-3 महीने जब आप आंसर राइटिंग करोगे शुरू में, तो आपको शुरू में हो सकता है चैलेंज आए डायमेंशन अलग अलग खोलने में, लेकिन एक बार आप मेन डिमांड को समझ गए, आपने क्रक्स पकड़ लिया, फिर आप डायमेंशन अलग से यूज कर सकते हो। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो मैंने हर एक पॉइंट के साथ कोशिश की है कि एग्जाम्पल भी यूज करूं। ये तो अपने मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हमें एग्जाम्पल तो यूज करना ही करना है। कितने एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, कहाँ एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, ये अपने ऊपर है, लेकिन एग्जाम्पल यूज करना ही है। जैसे इस क्वेश्चन में जैसे वर्दी के जब प्रभाव की बात करवाई की, तो
चक्रवात हेतु ईंधन का काम करता है क्या? समुद्री सतह का तापमान अगर जैसे ही बढ़ेगा तो जाहिर है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो तेज हो जाएगा, तूफानों की जो तीव्रता है वो भी बढ़ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया अम्फान तूफान का। अम्फान तूफान अगर हम देखते हैं कि एक बड़ा रीजन रहा था कि जो समुद्री सतह का तापमान था वो बढ़ना इस अम्फान तूफान के आने का एक बड़ा रीजन रहा है। ठीक वैसे जीवन अवधि में वृद्धि, समुद्र का बढ़ता स्तर, जैसे भारत का जो पूर्वी तट है वहां पे समुद्री जल स्तर है वो बढ़ रहा है। पूर्व चेतावनी प्रणाली, इसके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा कि चक्रवातों के तेजी से बनने व बिगड़ने से अनुमान है वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। और उसके बाद में अगर मैं देखूं जो कि इस प्रकार के जो हमने जितने भी मॉडल आंसर लिखे सब में ये कोशिश की गई है कि थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इनोवेटिव बनाने की आंसर को कोशिश करें। आप भी ये कोशिश अभी से अगर डेवलप करोगे आंसर राइटिंग के शुरुआती समय में तो धीरे धीरे ये आ जाएगी। इनोवेशन क्या है कि हर एक क्वेश्चन में किसी न किसी प्रकार से चाहे डायग्राम बना दिया या ग्राफ बना दिया या फिर उसमें थोड़ा सा किसी प्रकार का फॉर्मूला का उपयोग हो गया, तो इस प्रकार के इनोवेशन आपको उपयोग करने। इससे आपको अगर हम जैसे पहले भी बात करें दो फायदे हैं, एक तो आपके वर्ड है वो कम खर्च होंगे और दूसरा टाइम आपका बच जाएगा, और तीसरा कि आप ज्यादा डायमेंशन खोल सकते हो। यानी कि आप जितने ज्यादा डायमेंशन खोलोगे उतने ज्यादा आप दूसरों से बेटर पोजीशन में खुद को रखोगे। जैसे इसमें हमने क्या है कि समुद्री सतह का तापमान बढ़ेगा प्लस महासागरीय ऊर्जा का संचय होगा प्लस चक्रवातीय अस्थिरता रहेगी, तो इससे क्या होगा कि विनाशकारी चक्रवातों का जन्म होगा या युग आएगा। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो कि अगर फॉर्मूला का उपयोग करते हो तो बहुत कम वर्ड में और बहुत कम समय में आप बहुत अधिक बातें कह सकते हो, और यही मैं समझता हूँ कि दूसरों से एक्स्ट्रा नंबर लाने की एक जो मेन जो थीम है वो यही है। और उसके बाद में जैसा हमने हिस्ट्री वाले पार्ट में भी बात की, इंडियन सोसाइटी में भी बात की कि जब हम कंक्लूजन लिखने बैठे ना तो कंक्लूजन हमारा बल्कि नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है कि कंक्लूजन कंसाइज भी हो और कुछ, क्योंकि कंक्लूजन तक आते आते एग्जामिनर ये माइंड बना लेता है कि इसको नंबर कितने देने हैं। अगर कंक्लूजन में कोई अच्छे कीवर्ड यूज हो जाए, आप कंक्लूजन में अलग से कोई पॉइंट तो उठा नहीं सकते, लेकिन कोई अच्छे 3-4 कीवर्ड आ जाए जो आपकी थोड़ी लैंग्वेज को परिष्कृत करता है, या फिर थोड़ी सी आपकी नॉलेज, जो क्वेश्चन आपने लिखा है उसका आंसर आपने जो लिखा है उसमें डीप नॉलेज दिखाता है, तो उसके लिए आपने कुछ सिलेबस से रिलेटेड थोड़े 2-3 भारी भरकम आप कीवर्ड लिख दो। जैसे इस आंसर में मैं देखूं तो अंततः समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि न केवल उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता बढ़ा रही है बल्कि मानव सुरक्षा, ये जो इस टाइप के जो अगर आप एनसीईआरटी के सीधे शब्द यहां पे यूज कर सकते हो कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और मानव सुरक्षा, तटीय आजीविका व आपदा प्रबंधन की नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रही है। तो आपको इस तरह कीवर्ड वाली लैंग्वेज में लिखना है। यहाँ पे आप देखोगे कहीं पर भी बहुत ज्यादा लैंग्वेज बनाने की कोशिश नहीं की गई है और लैंग्वेज बना के एक्स्ट्रा वर्ड खर्च करने की कोशिश नहीं की गई है, और यही टेक्निक आपको जब आप ज्योग्राफी के स्पेशली आंसर लिख रहे हो तो आपको भी अपनानी है। धीरे धीरे आप शुरुआत करोगे तो आपको धीरे धीरे इसमें महारत हासिल हो जाएगी। इस तरह अगर हम एक दो और आंसर लेके देखें कि कैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन में हम अप्रोच अपना सकते हैं, और जैसे एक क्वेश्चन यूपीएससी ने ये पूछा है 2024 में ही कि ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियोलिस क्या है, ये कैसे उत्प्रेरित होते हैं। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन की शुरुआत की मैं बात करूं तो बहुत ही कंसाइज शुरुआत की गई। ये अलग अलग मॉडल आंसर, सैंपल आंसर हम इसीलिए ले रहे हैं कि हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमें शुरुआत करनी है, कैसे क्वेश्चन की मेन बॉडी पार्ट पे जाना है, किस तरह कंक्लूजन पे फोकस करना है, प्रेजेंटेशन कैसे यूज करना है, क्योंकि ये सारी चीजें कई बार क्या है कि हम खुद से समझने में थोड़ा लेक हो जाते हैं। इसलिए हम अलग अलग मॉडल आंसर को लेके पूरी समझने का कोशिश करना है कि कैसे जो चीजें हम बोल रहे हैं बार बार उनका यूज कैसे करना है, और थोड़ा और एक्सप्लेन आप जब आप ये बुकलेट आ जाएगी तो खुद से भी इसको एक्सप्लेन करके खुद समझ पाओगे, और कुछ आप इन सेशन की भी हेल्प ले सकोगे। जैसे ऑरोरा पृथ्वी के वायुमंडल में होने वाली एक, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया उस सेम चीज को बहुत ही कंसाइज तरीके से शुरुआत कर दी कि ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियोलिस क्या है और ये कैसे उत्प्रेरित होते हैं। तो ऑरोरा पृथ्वी के वायुमंडल में होने वाली एक प्राकृतिक प्रकाशीय घटना है जो सौर पवन व पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अंतः क्रिया से उत्पन्न होती है। यानी कि बहुत ही कंसाइज आपको चीजें रखनी है। अब आप इस टाइप का अगर, क्योंकि ये अपोज एग्जाम हॉल में बैठ के नहीं लिखा गया है तो टाइम की इतनी कमी नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें अलग से टाइम देके इस प्रकार का बहुत ही सुंदर डायग्राम बनाने की कोशिश की। आप इसको थोड़ा जल्दी में बनाना, आपको इसको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि कम समय में आप बनाओ, और इतना अगर बेटर ना भी हो तो अगर इससे मिलते जुलते थोड़ा बहुत भी आप बना पाते हो तो नो डाउट थोड़ा सा इनोवेटिव लगेगा आपका आंसर,
और आपको दूसरों से मार्क्स बेटर आएंगे। तो इसी तरह अब इन दोनों में जो दोनों कीवर्ड है उनमें जो अंतर पूछा है हमने फिक्स, वही इससे पहले वाले क्वेश्चन में, अगर इससे पहले वाला सेशन अगर आपको याद हो तो उसमें भी हमने देखा कि जब हम अंतर लिखेंगे तो ऐसा नहीं कि उसको हम पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखेंगे। अंतर जब भी लिखने की आपको कोई भी 2 या 3 पॉइंट में अंतर की बात आए तो आपको कोशिश ये करनी है कि एक तो आपको उसमें डायमेंशन ज्यादा खोलने हैं और दूसरा वर्ड उसमें बचाने हैं। और उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप एक सारणी बना लो और उस सारणी में अलग अलग जो स्टैंडर्ड्स है उसके बेस पे उनके बीच में अंतर करो। जैसे ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रोलिस के बीच में अंतर क्या है कि स्थिति के आधार पर क्या है कि ये उत्तरी गोलार्ध में, ये दक्षिणी गोलार्ध में। दृश्य क्षेत्र ये आर्कटिक क्षेत्र में दिखती है, ये अंटार्कटिक क्षेत्र में दिखती है। प्रकाश की अगर मैं बात करूं तो ये रंग विविधता इसमें अधिक होती है, इसमें कम होती है। अब आपको अगर जैसे सपोज करो मैं इसकी अगर जैसे हम कहते हैं ना कि लैंग्वेज नहीं बनानी है, अगर मैं ये बात करूं, अगर मैं यही चीज ये लिखता कि अगर मैं ये सारणी नहीं बनाता, अगर सपोज करो कि मैं यही चीज अगर पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखता तो मुझे कितने ज्यादा वर्ड खर्च करने पड़ते। इसका अगर अपन एक एग्जांपल देखें तो अगर मैं यही अगर एक मुझे चीज लिखनी होती तो मैं ये लिखता कि ऑरोरा बोरियोलिस है उसमें रंग विविधता अधिक होती है, जबकि ऑरोरा ऑस्ट्रोलिस में अपेक्षाकृत कम रंग विविधता पाई जाती है। आप देख रहे हो कि 2 से 3 लाइन आपकी लग जाती है, जबकि यहाँ पे मैंने 3 वर्ड लिखे, 2 वर्ड यहाँ पे लिखे। जो चीज मुझे 3 से 4 लाइन में आती मैंने 5 वर्ड लिखे, काम खत्म। यही वो स्ट्रेटेजी है जो आपको मार्क्स दिला सकती है, जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि आपको वर्ड कम खर्च करने और कम वर्ड में भी अधिक बात करनी है। वो तभी आ सकती है कि एक तो आप थोड़ा सा परिष्कृत लैंग्वेज का यूज करें, आम बोलचाल की भाषा आम बोलचाल में रहने दो, लिखने की भाषा लिखने की भाषा में रखो, दोनों को एक दूसरे में मिक्स मत करो। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको थोड़ा सा चीजों पे अभी से काम करना पड़ेगा, और काम करने के लिए जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, यूं ही नहीं कहा जाता। आप जितना प्रैक्टिस करोगे चीजें आप भी एक दिन, ऐसा नहीं है कि ये जो आंसर लिखा गया है तब फर्स्ट डे ऐसा आंसर आप लिख लोगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप भी इस टाइप की लैंग्वेज, इस टाइप के कीवर्ड, इस टाइप के एग्जांपल यूज करना इजीली सीख जाओगे। ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि आप ये सीख नहीं पाओगे। तो इस तरह अलग अलग स्टैंडर्ड पे हमने इनकी तुलना कर ली। और अब उसके बाद में, क्योंकि हमने शुरू से कहा है कि क्वेश्चन की डिमांड हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। जैसे क्वेश्चन का पहला पार्ट ये था कि ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियोलिस क्या है, और अगेन पहला पार्ट और सेकंड पार्ट ये है कि ये कैसे उत्प्रेरित होते हैं। तो दोनों पे हमने फोकस रखना है। तो जैसे सेकंड पार्ट की अगर मैं इसकी बात करूं, ऑरोरा कैसे उत्प्रेरित होते हैं, तो ये आपको अच्छे से पहले तो है कि सबसे जो हम 6 पॉइंट की बात करते हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट इंपोर्टेंट ये है कि कंटेंट है वो क्वालिटी वाला होना चाहिए। तो आपको ये दोनों टर्मिनोलॉजी है अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए। और ज्योग्राफी में अगर आप थोरोली भी पढ़ते हैं अगर सिलेबस को ढंग से, तो आपको अच्छे से ये इस प्रकार के कीवर्ड है, इनसे आप अच्छे से परिचित होंगे ही होंगे। अदरवाइज आप एनसीईआरटी में देखोगे अच्छे से, एनसीईआरटी में भी इनके बारे में दिया हुआ है। तो ये उत्प्रेरित कैसे होते हैं, किन किन से, ये क्या क्या इनके उत्प्रेरक क्या है, तो सौर पवन है या चुंबकीय क्षेत्र की अंतःक्रिया, वायुमंडलीय आयन, रंग की विविधता। तो ये चीजें, ये तो आपके मेन कंटेंट का पार्ट है जो कि आपको अच्छे से पता होनी ही चाहिए। अब ये कुछ मसाला है जो आप दूसरों से एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए आप ऐड कर सकते हो। एक तो एग्जाम्पल, और दूसरा जो हम बात कर रहे थे फॉर्मूलास। फॉर्मूला से रिलेटेड हमने पहले से ही सेशन लिया है कि कैसे फॉर्मूला हमें बनाने सीखने हैं, कैसे हम फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो वहां से आप देख सकते हो कि किस टाइप से फॉर्मूला की है वो संरचनाएं होती है। अब इसी तरह मैं सेम इसका कंक्लूजन हमारा कंसाइज होना चाहिए और उसमें कुछ कीवर्ड भी हम उपयोग करेंगे। अब इस एक और क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि बादल फटने की परिघटना क्या है, व्याख्या करें। इस क्वेश्चन को एक बार हम थोड़ा और डिटेल में देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन अगेन 150 शब्द में पूछा है, 10 अंक का है, तो मान के चलो आपको 7 से 8 मिनट में लिखना है। तो अब आप हमें कोशिश ये करनी है कि इतना ही कंटेंट लिखें, इतना ही तैयार करें जो 7 से 8 मिनट में लिखा जा सके, और दूसरा एग्जाम हॉल में उस टाइप का आंसर लिखना संभव हो। हम उस प्रकार के मॉडल आंसर नहीं लिख सकते या उस प्रकार के प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो एग्जाम हॉल में उस चीज को लेके जाना संभव ही नहीं हो। इसलिए थोड़ा सा मेंस में हमें थोड़ा स्पेसिफिक भी होना जरूरी है कि हम चीजें थोड़ी सी कम याद करें, लेकिन याद ऐसी करें जो एग्जाम हॉल में डायरेक्ट काम आ सके। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि बादल फटने की परिघटना क्या है। अगेन ये थोड़ा सा ओपन एंडेड यूपीएससी क्वेश्चन दिया है कि बादल फटने की पूरी परिघटना क्या है, ये व्याख्या करनी। इसको बहुत ज्यादा अलग अलग पार्ट में यूपीएससी ने खुद ने तोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसके अलग अलग अगर डायमेंशन खोलने हैं तो इसको अलग अलग डायमेंशन में, इसके कुछ अलग अलग डायमेंशन आपको खुद से लिखने पड़ेंगे। कई बार क्या यूपीएससी खुद से दे देती है कि बादल फटने की परिघटना क्या है,
इसके प्रभाव क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसके कारण क्या है, अलग अलग एक क्वेश्चन में अलग अलग पार्ट दे देती है। लेकिन अब जब खुद से नहीं दिए तो आपको खुद से कोशिश करनी है कि कुछ डायमेंशन सीधा खोलना है। अदरवाइज तो अगर आप बादल फटने की परिघटना चाहो तो आप 20 वर्ड में लिख दोगे, लेकिन 150 वर्ड में लिखना है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो सबसे पहले मेरे सामने एक टर्मिनोलॉजी है कि बादल फटना। अगर ज्योग्राफी का हम सिलेबस अच्छे से पढ़ा है या एनसीईआरटी पढ़ा है तो हमें अच्छे से पता है कि बादल फटना की परिघटना है क्या। हाँ, ये है कि एग्जैक्ट उस समय याद नहीं है, लेकिन अगर हमें आइडिया जरूर है तो सबसे पहले तो अपनी लैंग्वेज में जो कीवर्ड है उनको अपनी लैंग्वेज में लिखना हमें आज से शुरू कर देना है कि कीवर्ड को अपनी लैंग्वेज में लिखना सीखना है ताकि याद अच्छे से रहे। तो जैसे अगर बादल फटने की परिघटना की अगर कंसाइज डेफिनेशन क्या हो सकती है कि बादल फटना एक तीव्र और अत्यधिक वर्षा की स्थानिकर्त। अब जैसे अगर कुछ आप में से कुछ के डाउट है कि सर कैसे कीवर्ड का यूज करना है, तो वर्षा की स्थानीयकृत परिघटना। अब आप देख रहे हो कि ये एक आम बोलचाल की भाषा नहीं है बल्कि कीवर्ड के साथ लिखी गई लैंग्वेज है कि वर्षा की स्थानीयकृत परिघटना है जो सामान्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन तथा जनहानि का कारण बनती है। अब आप देख रहे हो कि कितनी कंसाइज इंट्रो लिखा है। अगर आप अगर वर्ड भी गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी मुश्किल से 25 वर्ड के अंदर अंदर हमने इसकी शुरुआत इंट्रो की कर दी। वहीं अगर 50 से 60 वर्ड अगर इंट्रो में खराब कर देता तो मेरी एक खराब शुरुआत मानी जाती। भले ही मैंने उसमें अच्छा लिखा है लेकिन शुरुआत उसको अच्छी नहीं मान सकती क्योंकि मैंने क्वेश्चन का 1/3 से ज्यादा पार्ट उसी में खर्च कर दिया जो कि डिमांड थी ही नहीं। और अब आपको क्योंकि कुछ थोड़ा सा एग्जामिनर को थोड़ा प्रभावित भी करना है और थोड़ा सा ये भी दिखाना है कि हाँ मैं पढ़ के आया हूँ और उसके बारे में मेरे को डेटा है, तो अब आप इस प्रकार के अगर डेटा आपको याद है, अगर नहीं याद है तो कोई इतना ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी से अगर प्रैक्टिस करोगे, अभी मेंस को 2026 के मेंस को मोटा मोटी टाइम है आपके पास, अभी दिसंबर तक आप तैयार कर सकते हो और उस समय 2-3 महीने आपको मिल सकते हैं, उस समय तैयार कर सकते हो। तो इस तरह के डेटा आपको एटलीस्ट थोड़े बहुत तो याद होने ही चाहिए। जैसे अगर बादल फटने की परिघटना की अगर बात करूं तो ये 1 से 2 घंटों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा प्लस ये 10 किलोमीटर से छोटे क्षेत्र में होनी चाहिए। क्या है? बादल फटना। अब ये क्यों यूज किया गया, क्यों इसको लैंग्वेज में नहीं लिख दिया गया? अगर मैं इसको लैंग्वेज में लिखता, एक तो ये अगेन मेरे 50 से 60 वर्ड खा लेता और दूसरा इतना इनोवेटिव दिखता भी नहीं, हो सकता है एग्जामिनर का ध्यान भी ना पड़े। इसलिए मैंने कोशिश की कि इसको थोड़ा सा एक फॉर्मूला बनाकर मैं लिखूं ताकि इनोवेटिव भी लगे और दूसरा कि जल्दी लिख जाए और वर्ड भी थोड़े कम खर्च करना पड़े। इसलिए हमें हर एक क्वेश्चन में कोशिश करनी है कि थोड़ा ना कुछ चीजों में इनोवेशन करना है, चाहे वो फॉर्मूला के बेस पे हो, चाहे वो डायग्राम के बेस पे हो, चाहे वो कुछ मैप या कुछ अलग करना है। जो हम पहले दिन से बात कर रहे हैं कि वैल्यू एडिशन का मेन मोटो है कि हर क्वेश्चन में 1 नंबर एक्स्ट्रा कैसे आए। वो 1 नंबर एक्स्ट्रा लाने के लिए ही ये पूरी जद्दोजहद है, ये पूरी मेहनत है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप दूसरों से थोड़ा सा कुछ अलग भी करें और अलग तभी होगा जब थोड़ा अभी से उसकी प्रैक्टिस करने की आदत डाल लोगे। अगेन आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। तो मेन चीज हम यही ध्यान रखेंगे कि जब भी वापस शुरुआत करें मेन बॉडी पार्ट की तो एक अच्छे से गैप दे देंगे और हेडिंग को बहुत ही क्लियर लिखेंगे ताकि एग्जामिनर अच्छे से उस पर ध्यान दे पाए। जैसे इस क्वेश्चन की हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि इस क्वेश्चन में यूपीएससी ने हमसे थोड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा है कि बादल फटने की परिघटना क्या है। अब आप सीधा इसको कंसाइज बताने के बाद थोड़े कारणों पे आ जाओगे। हालांकि यूपीएससी ने पूछा नहीं है लेकिन अगर आपको डायमेंशन खोलने तो आप कैसे खोलोगे कि उसके कारण क्या है या फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, इस प्रकार से जाओगे। तो जैसे कारणों पे बात की, तो अब आप जब कारण लिख रहे हो या फिर ज्योग्राफी के क्वेश्चनों में आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको लैंग्वेज आम बोलचाल की लैंग्वेज यूज नहीं करनी है और दूसरा आपको ज्योग्राफिकल की टर्म ही यूज करने हैं। ये आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज भी है और मैं कहूंगी ये सबसे बड़ा आपके पास मौका भी है नंबर अच्छे लाने का कि आपको इस तरह के ही कीवर्ड यूज करने हैं। जैसे संवहनात्मक संघनन, जब गर्म एवं आर्द्र वायु तेजी से ऊपर उठती है तो ठंडी होकर संघनित होने लगती है। और उसके बाद में कुछ इस टाइप की, ये बहुत जल्दी बन जाएगा इजीली। इवन मैंने भी ये बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर लिखते टाइम जल्दी से बनाया, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 40 से 50 सेकंड में आप इस प्रकार के रेखा चित्र बना सकते हो। मैं पेंटिंग में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ इसलिए थोड़ा सा जैसा जिस हिसाब से बन पाया तो आप जल्दी जल्दी बना सकते हो। एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि हाँ मोटा मोटी इसने बनाने की एटलीस्ट कोशिश की है और इसके दिमाग में है कि किस तरह सामान्य वर्षा होती है, पर्वत और ये सब आप थोड़ा बता दो तो उससे एक आइडिया लगना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा सुंदर ड्रॉ करो। तो उसके बाद में और एग्जाम क्या रीजन हो सकते हैं कि स्थानीयकृत निम्न दाब हो सकता है,
दूसरा वायु संतृप्त, जलवायु परिवर्तन। अब इसके साथ आपको ये भी कोशिश करनी है कि हमें एग्जाम्पल तो हमारे जरूरी है ही, बिना एग्जाम्पल तो हम बात करने ही नहीं जा रहे हैं। तो उसके बाद में बादल फटने की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। अब यहां पर आपको मेन चीज अपनी यूज करनी है, करंट अफेयर्स को कैसे आपको क्लब करना है। जनरली हमें लगता है कि ज्योग्राफी है वो एक ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, उसमें करंट अफेयर्स का कोई यूज नहीं है, लेकिन नहीं, गलत है ये। करंट अफेयर्स जैसे इससे पहले हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था वो ज्वालामुखी वाला, उसमें किस तरह मैंने उसमें अलग अलग जो वर्ल्ड में अलग अलग समय ज्वालामुखी उफान आए हैं या ज्वालामुखी घटनाएं घटी है, उसका जैसे हमने अलग अलग एग्जाम्पल दिए थे, जैसे माउंट तुलानाव का दिया था या फिर स्ट्रोम्बेली, माउंट स्ट्रोम्बेली का दिया था, अलग अलग हमने एग्जाम्पल दिए। ठीक वैसे ही जब हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो बादल फटने की विशेषता की हम बात कर रहे हैं, तो अब हम विशेषताओं के साथ क्यों ने जो हाल ही में बादल फटने की घटनाएं हैं उनको क्लब कर दें। इससे एग्जामिनर को ये भी लगेगा कि यार इसको एक तो कितना ये अपडेटेड है, और दूसरा जो पॉइंट लिख रहा है उसको स्पेसिफाई या उसको प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल का ये यूज कर रहा है। जैसे उच्च तीव्रता वाली वर्षा, यानी बादल फटने की घटना की एक विशेषता क्या है कि इससे होता है क्या, उच्च तीव्रता वाली वर्षा। तो उसके साथ हमने एग्जांपल दे दिया केदारनाथ त्रासदी 2013, यानी कि केदारनाथ त्रासदी 2013 जब आई थी उस समय जो बादल फटा था उसका एक बड़ी विशेषता ये थी कि उच्च तीव्रता वाली वर्षा हुई थी। उसी के साथ हम दे सकते हैं कि स्थानीयकृत प्रकृति रहती है, तो इसमें एग्जाम्पल जो 2022 में अमरनाथ में बादल फटने की घटना हुई उसका हमने दे दिया। फिर हमने देखा कि ये जो बादल फटने की घटना है वो बहुत कम अवधि तक रहती है, तो हमने देखा कि यूके में है वो सिर्फ 30 मिनट में ही बाढ़ आ गई बादल फटने की घटना से। इस तरह हमारे जो करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल है वो हमारे क्वेश्चन को निश्चित तौर पर काफी अधिक संवर्धित और परिष्कृत बना देते हैं अगर हम इस प्रकार के एग्जाम्पल यूज करते हैं। तो जनरली हम क्या है कि करंट अफेयर्स के नोट्स खूब बनाते हैं, लेकिन उसको प्रीलिम्स तक तो याद रखते हैं, लेकिन मेंस में सोचते हैं कि यार उसका कोई यूज ही नहीं है। लेकिन यूज है, यूज कैसे है, उसको आप एग्जाम्पल के रूप में यूज कर सकते हो, आप उसको एज ए वैल्यू एडिशन यूज कर सकते हो। और उसी तरह हम जो हमारा मेन फोकस ये है कि हमारा जब कंक्लूजन हम लिख रहे हो, ये क्वेश्चन बिल्कुल 7 मिनट के अंदर मैंने लिख रखा है एकदम लाइव, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अधिक टाइम लगा रखा है। बादल फटना अब केवल आपदा नहीं बल्कि मानव जनित जलवायु असंतुलन का परिचय बन गया है जो पर्वतीय पारिस्थितिकी पैसे परिवर्तीय पारिस्थितिकी और जीवन व्यवस्था को गहराई से प्रभावित करता है। यानी आप बहुत ज्यादा लैंग्वेज पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको सिंपली कीवर्ड के साथ जो जियोग्राफिकल टर्मिनोलॉजी है उनका उपयोग करते हुए इस तरह अगर आप आंसर लिखते हो तो आपका आंसर स्पेशली ज्योग्राफी से रिलेटेड जो आपका आंसर है वो कहीं ना कहीं दूसरों से कहीं अधिक एनरिच हो जाएगा। अब ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन का आंसर है, ये शायद 2023 में पूछा गया था। भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के लिए उत्तरदायी कारकों को पहचानिए और उनकी विवेचना कीजिए। भारत के वर्षा वन क्षेत्रों में वन्य जीव अभ्यारण्यों के महत्व का आकलन कीजिए। अगेन सबसे पहले अगर हमारा मेन फोकस रहेगा तो क्या रहेगा कि क्वेश्चन की डिमांड को समझना, और क्वेश्चन की डिमांड को समझना है स्पेशली जो बड़े क्वेश्चन जब आ रहे हो तो उसको तोड़ना सीख जाओ, एग्जाम हॉल में ही उसको डिवाइड कर लो कि भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के लिए उत्तरदायी कारकों को पहचानिए। तो पहला तो ये हो गया कि उत्तरदायी कारक क्या है, ठीक है। भारत के वर्षा वन क्षेत्रों में वन्य जीव अभ्यारण्य के महत्व का आकलन कीजिए। तो दूसरा हो गया महत्व और पहला हो गया कि कारक, उत्तरदायी कारक क्या है। और अब जैसे पिछले क्वेश्चन की भी हमने शुरुआत की थी, एक इंपोर्टेंट फैक्ट के साथ हम शुरुआत कर सकते हैं। जैसे इस वाले मामले में सीबीडी की जो डेटा है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त रहेगी। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर भी आप अप्रोच सेम वही अप्रोच अपनाई गई है जो इससे पहले वाले हमने क्वेश्चन में देखी कि हमें एक कंसाइज शुरुआत करनी है, उसके बाद में हेडिंग को बिल्कुल क्लियर एकदम हेडिंग लिखनी है, स्पष्ट जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी के रिलेटेड हमें हेडिंग लिखनी है। और हाँ, इस क्वेश्चन में जो एक अलग इनोवेशन है वो ये है कि हम जब चीजें दिखा रहे हैं, जैसे वनस्पति अगर दिखा रहे हैं या फिर अलग अलग जो अगर हमें इंडिया के अलग अलग पार्ट से कुछ दिखाना है तो सबसे बेस्ट है कि हम एक मैप बना दें। मैप मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्पेशली जब आप GS1 का आंसर लिख रहे हो, चाहे हिस्ट्री का हो गया, चाहे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ लिख रहे हो, या फिर ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी स्पेशली अगर लिख रहे हो, आपको मैप बनाना ही है। और मैप बनाने की प्रैक्टिस आपको अभी से कर लेनी चाहिए, और मैप बनाने में आपको 10 सेकंड से ज्यादा समय लगना ही नहीं चाहिए। मैप, और दूसरा मैप ऐसा नहीं है, जैसे एक कुछ लोग क्या गलती करते हैं जब मैप बनाने बैठते हैं, जैसे अगर इसका मैं छोटा करूंगा तो ये मैं अगर छोटा करूंगा इसका पूरा पेज करूंगा तो देखो आप देखो कि बहुत ज्यादा एरिया नहीं घेरा है। तो
आपको भी कोशिश ये करनी है कि जब आप मैप बनाओ तो ऐसा नहीं कि पूरे पेज में एक मैप बना दो, नहीं, वो एक गलत स्ट्रेटेजी है। आपको 2 पेज में आंसर लिखना है, एक पेज में आपने सिर्फ मैप बना दिया, ये तो आप एग्जामिनर को या तो बेवकूफ समझ रहे हो। नहीं, मैप जब बना रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा आप पेज का ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से 10% या 15% हिस्सा ही घेर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। 10% भी ज्यादा ही है। आपको मैप छोटे रखने हैं, कंसाइज रखने हैं और उसमें ही अपनी बात करनी है ताकि बात थोड़ी सी अच्छी लगे। ऐसा नहीं कि आपने पूरा एक पेज मैप नहीं लगा दिया, तो ये नहीं करना है। और मैप एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, आपको मैप बनाने हैं। 20 क्वेश्चनों के आंसर में मेरे ख्याल से 5-6 में तो एटलीस्ट मैप बनाने ही हैं। तो इस तरह आप मैप का भी उपयोग कर सकते हो ज्योग्राफी के स्पेशली आंसर में। और हर एक सेम आपको इसके साथ आगे बढ़ना है, एग्जाम्पल का आपको उपयोग करना है, बार बार उपयोग करना है। जहां पर भी मौका लगे एग्जाम्पल लिखने में नहीं चूकना है, क्योंकि एग्जाम्पल आपके हर एक पॉइंट को प्रूव करने का सबसे बेस्ट वे है। अगेन ये 2022 का आंसर है, जिसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया कि प्राथमिक चट्टानों की विशेषताओं व प्रकारों का वर्णन कीजिए। अब इसमें आपको एक चीज अच्छे से ध्यान रखनी कि एक तो विशेषताओं की बात की गई है और दूसरा प्रकारों का वर्णन कीजिए। अब ये कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी ने एग्जैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। इस प्रकार के जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं वो डिमांड करते हैं कि आप उनका बिल्कुल सीधा आंसर लिखो। जो आपकी एनसीईआरटी में, जो क्लास नोट्स में आपको पढ़ाया जाता है, एग्जैक्ट सीधा आंसर उसका लिखो। उसमें फिर बातें दूर दूर की आपको घुमाने की जरूरत नहीं है। प्राथमिक चट्टानों, और एकदम स्पेसिफिक भी लिखना है। अगर प्राथमिक चट्टानों की विशेषता पूछा है तो आपको वहां पे प्राथमिक चट्टानों की ही बात करनी है, चेक, और फिर प्रकारों की बात करनी है। तो अगर हम अब इस प्रकार का, क्योंकि एक ही कीवर्ड पे फोकस है पूरा आंसर कि प्राथमिक चट्टानें, तो इसमें सबसे बेस्ट हो सकता है कि हम प्राथमिक चट्टानों को हल्का सा कंसाइज में एक्सप्लेन करते हुए इस क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या है कि प्राथमिक चट्टानें वे चट्टानें हैं जिनकी उत्पत्ति पिघले हुए मैग्मा के जमने के फलस्वरूप होती है। एग्जैक्ट मतलब इसमें आंसर लिखा गया है तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है दिमाग में। इससे क्या लगता है कि अगर आप कंसाइज लिखते हो और जो मेन डिमांड वाली बात है वो लिख देते हो, तो एग्जामिनर को लगता है कि इस स्टूडेंट को इस प्रकार के क्वेश्चन को लेकर किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं है, वो इधर उधर की बातें नहीं कर रहा है। इन चट्टानों को आग्नेय चट्टान भी कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण मैग्मा लावा से होता है, जो प्राकृतिक अग्नि का उदाहरण है। अगर आप एनसीईआरटी क्लास 11th ज्योग्राफी की क्लास 11th की एनसीईआरटी आप देखोगे तो आपको वहां पे आपको चट्टानों के बारे में मिल जाएगा। या फिर उससे अगर आप स्पेशली अगर आप ज्योग्राफी की अगर आपको तैयारी करनी, मेरे ख्याल से किसी भी कोचिंग क्लास से ज्यादा जरूरी है कि आप 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी को अच्छे से कर लो, तो मोर देन एनएफ है। प्रीलिम्स मेंस दोनों का आपका काम हो जाएगा। और उसके साथ अगर आप इस प्रकार के पीवाईक्यू को अगर क्लब कर लो और इस प्रकार पीवाईक्यू से आंसर लिखने की आदत डालो, और कुछ कीवर्ड जो मसाला हमने क्यूईपी में बात की थी मसाला के, तो वो आपका पूरा काम हो जाएगा। 400-450 प्लस हम जो स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल उसमें आप अच्छे से फिट बैठेगी आपकी स्ट्रेटेजी। तो अब हम इस पे बात कर रहे थे कि किस तरह हमें अप्रोच करना है। तो प्राथमिक चट्टानों की इसमें क्या है, विशेषताएं पूछी गई हैं, तो हम सीधा हेडिंग लिखेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं और उसके साथ कुछ एग्जाम्पल्स हम यूज करते रहेंगे। और अब क्योंकि ज्योग्राफी का क्वेश्चन हमें थोड़ा विजुअलाइजेशन फॉर्मेट में भी लिखना होता है, आर्ट एंड कल्चर और स्पेशली ज्योग्राफी, तो जो जो चट्टाने आंतरिक चट्टाने हैं उनको आप भले ही इतना अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाओ, लेकिन कोशिश करनी है कि एक एटलीस्ट रेखा चित्र फॉर्मेट में आपको आइडिया हो कि जब बनाना हो तो आप जल्दी जल्दी, जैसे हालांकि ज्यादा टाइम नहीं लेना है आपको, करीबन 50 से 60 सेकंड में आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप जो ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है वो आपको बनाने आए। स्पेशली जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं या फिर पीवाईक्यू में जो पूछे गए हैं या फिर जिनका सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, वो तो आपको पता आना ही चाहिए। अब जैसे यांत्रिक चट्टानों का आप लिखते हो, अगर ये सेम डायग्राम आप इसमें यूज कर सकते हो और ये सेम डायग्राम आप अगर ज्वालामुखी से रिलेटेड कुछ आ गया तो उसमें भी आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह के जो डायग्राम है जो अलग अलग जगह यूज हो सकते हैं, तो उनको तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए बनाना। और यूपीएससी के तो ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया या चट्टाने हो गई, ये यूपीएससी के वैसे भी फेवरेट टॉपिक है, तो ये तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। तो इस तरह हमने ज्योग्राफी के जो सैंपल पीवाईक्यू हैं उन पे हमने बात की और बहुत जल्दी मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे कट करना है बहुत जल्दी, इस तरह से दोबारा शुरुआत करनी है। इस तरह हमने ज्योग्राफी के जो सैंपल आंसर है उनकी बात की, कैसे उनकी अप्रोच हमें विकसित करनी है, किस तरह की अप्रोच का उपयोग किया गया है, किस प्रकार इन जो 6 पॉइंट है इनका ध्यान रखा गया कि जब एक एक मॉडल आंसर पे अच्छे से सोच समझ के 6 पॉइंट मॉडल आंसर का ध्यान रखा गया है। और अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाह रहे हो तो अशोक सोनी IRS अगर आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और आप
ये पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। अब नेक्स्ट सेशन में हम GS2 से रिलेटेड जो हैंड रिटन PYQ है उन पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।